इस जगह की जमीन के नीचे गैस है, तेल है, सोना है, लेकिन ऊपर रहने वालों के हिस्से आया है धुआं, डर और लाशें। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, जमीन के नीचे सोना, लेकिन ऊपर सिर्फ पॉवर्टी, कुछ भी नहीं है। इनफोर्स डिसअपीयरेंस, एक ऐसी कहानी जो टीवी पर दिखाई नहीं जाती, लेकिन हर बलोच परिवार के दिल में ये कहानी बस चुकी है। बलोच युवा और महिलाएं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं, लॉन्ग मार्चेस करती हैं, और सबके जरिए वो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि हमारे पास बंदूक नहीं है, पर सवाल जरूर है, और जवाब देना तो किसी भी डेमोक्रेसी का फर्ज होता है ना। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी? क्या पाकिस्तान नए संवैधानिक समझौतों के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर बलोच मूवमेंट और इंटेंसिफाई होगा? देखिए, नक्शे पर तो ये इलाका बड़ा है, लेकिन इस जगह के लोगों को हमेशा छोटा दिखाया गया है। इस जगह की जमीन के नीचे गैस है, तेल है, सोना है, लेकिन ऊपर रहने वालों के हिस्से आया है धुआं, डर और लाशें। आज हम बात कर रहे हैं बलोचिस्तान की, और दोस्तों हम जो भी जानकारी देंगे वो सब रिसर्च पर आधारित है। मैंने इस वीडियो के लिए कई बुक्स को यूज किया है, जैसे नासिर दश्ती की किताब है द बलोच एंड बलोचिस्तान, और मार्टिन एक्समैन की बुक भी है, और साथ ही साथ विक्टोरिया स्कोफिल्ड की अफगान फ्रंटियर और ताज मोहम्मद ब्रेसिग की द बलोच मूवमेंट इन पाकिस्तान, इन सब किताब को मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बलोच लोग कौन है और कहां से आए। ये जो बलोच लोग हैं वो मेनली तुर्की और अजरबैजान के आसपास के इलाकों से आए थे, जिन्हें बालाशगान कहते थे। डॉक्टर नासिर दश्ती अपनी किताब द बलोच एंड बलोचिस्तान में लिखते हैं कि बलोच लोगों की जो उत्पत्ति थी वो मिथक नहीं थी, ये एक ज्योग्राफिकल थी, और यहीं से इनकी जो लंबी यात्रा है उसकी शुरुआत होती है, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए आज के बलोचिस्तान तक। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, ये अपनी पहचान, आजादी और जीने के अधिकार की कहानी है। इन लोगों की खास बात थी इनका कबीलाई ढांचा, जिसे ताज मोहम्मद ब्रेसिग अपनी किताब में ट्राइबल इंटीग्रिटी कहते हैं, यानी हर कबीला अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट था, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब एक साथ हो जाते। और ये जो स्ट्रक्चर था उन्हें बाहरी हमलों से बचाता था, लेकिन यही स्ट्रक्चर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। देखिए, बलोच के जो चीफ और सरदार हुआ करते थे वो उस इलाके को इंडिविजुअली रूल किया करते थे, लेकिन उनका जो मकसद था, जो मेन मोटिव था, वो कलेक्टिव हुआ करता था। समय के साथ इन कबीलों ने अपनी खास कल्चर को, भाषा को और परंपरा को काफी विकसित किया, जो अंत में उनकी पहचान का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। और फिर आते हैं 18th सेंचुरी में बलोच लोगों ने खानते ऑफ कालात यानी कि कालात राज्य की स्थापना की। यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जहां उनकी अपनी व्यवस्था थी, अपना शासन था। डॉक्टर दश्ती बताते हैं कालात स्टेट न सिर्फ राजनीतिक रूप से इंडिपेंडेंट था, बल्कि इंटरनली भी वो काफी बैलेंस्ड था। यहां बलोच कबीलों को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता था, और ये उनकी जो पहचान थी उसका एक मेन सेंटर था। कालात के जो शासक थे अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट थे और अपनी जनता के हितों की रक्षा करते थे। मध्यकालीन दौर में बलोच लोगों का अरब, फारसी और मंगोल राज्यों के साथ भी कनेक्ट हुआ, और इन कनेक्शन की वजह से उनके व्यापार, धर्म, सैन्य रणनीति और प्रशासनिक ढांचों को भी सीखा गया और अपनाया गया। और ये जितने भी साम्राज्य थे उन्होंने भी बलोचों की जो अपनी मूल पहचान थी उसको बिल्कुल मिटा नहीं पाए, क्योंकि उनका कबीलाई जो स्वराज था वो हमेशा जीवित रहता था। लेकिन धीरे धीरे कालात राज पर बाहर के लोगों की नजर पड़ती है, क्योंकि वो जो जमीन थी उसके नीचे छिपा था कीमती खजाना, और ये जगह जो है वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती थी। विक्टोरिया स्कोफिल्ड अपनी किताब अफगान फ्रंटियर में लिखती है कि 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के दौरान अंग्रेजी सेना पहली बार बलोच इलाकों से गुजरती है, और फिर 1876 में आया सैंडमैन मिशन, जिसने बलोचिस्तान का बंटवारा 3 पार्ट में कर दिया। ब्रिटिश बलोचिस्तान को पहला पार्ट बनाया गया, कालात रियासत जो एक रियासती संरक्षण था उसको दूसरा पार्ट बनाया गया, और तीसरा पार्ट जो है उसे फारसी या ईरानी बलोचिस्तान कहा गया। वैसे ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजों की एक स्ट्रैटेजी थी, फ्रंटियर कंट्रोल विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओनरशिप। मतलब इसका क्या है? मतलब समझिए, मतलब यह है कि इलाका तो हमारा है पर चलाने की झंझट हमारी नहीं है। ताज ब्रिसेट बताते हैं कि सैंडमैन का असली मकसद ग्रेट गेम में रूस को रोकना था, ना कि बलोच लोगों की सहमति प्राप्त करना था। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कबीले के सरदारों को भरपूर पैसा दिया
लिया और उसके बाद उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और एक सेंट्रल सिस्टम की व्यवस्था से बचते रहे। इससे आजादी की जो उम्मीदें थी वो और मजबूत हो गई। क्वेटा और बोलान दर्रा दो ऐसे राजनीतिक जगह थी जहां अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। क्वेटा में उन्होंने क्या किया कि अपनी जो आर्मी थी उसके लिए छावनी बनाई और बोलान जो जगह था उसे भी उन्होंने रेलवे से जोड़ दिया। और 1839 में कालात के शासक थे मीर मेहराब खान और यहाँ पे उनकी हत्या हो जाती है। उसकी वजहों से अंग्रेज के खिलाफ पहली बार विद्रोह होता है। ताज ब्रिसेड अपनी किताब में लिखते हैं कि ये कोई अचानक हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि कई लोग इस इंसिडेंट को बलोच राष्ट्रवाद का पहला बीज भी मानते हैं। देखिए 1920s 30 के समय पर जब इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था, उसी टाइम पे बलोच में भी कलात स्टेट नेशनल पार्टी, जिसे KSNP भी कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे और उनका इफेक्ट भी बढ़ने लगा था। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था संवैधानिक राजशाही और कबीलाई संघ को फिर से स्टैब्लिश करना। देखिए अंग्रेजों ने जो डिवाइड किया उसका इफेक्ट सिर्फ नक्शे तक नहीं रहा, बल्कि वो बलोच आइडेंटिटी और उनके एडमिन और पॉलिटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। अब आते हैं 1947-48 के टाइम पर, जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। मार्टिन एक्समैन अपनी बुक में लिखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कालात एक इंडिपेंडेंट रियासत, उसने ना तो भारत में मिलने का समझौता किया ना ही पाकिस्तान में मिलने का, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने मिलिट्री प्रेशर और पॉलिटिकल टैक्टिक्स से खान ऑफ कलात को मर्जर पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। ताज ब्रिसेज इसे जबरदस्ती का मर्जर कहते हैं। और इस जबरदस्ती के मर्जर के बाद कालात के ही प्रिंस अब्दुल करीम ने विद्रोह शुरू कर दिया। जब कालात का जबरदस्ती मर्जर हुआ था, कुछ बलोच लीडर्स अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ चले गए थे और वहीं से उन्होंने रेसिस्टेंस शुरू कर दिया। हालांकि वो पहला विद्रोह ज्यादा दूर नहीं गया, लेकिन उसने एक ट्रेडिशन शुरू कर दिया, बलोच रेसिस्टेंस का ट्रेडिशन। और फिर आता है 1958, जब जनरल आयूब खान जो थे उनकी डिक्टेटरशिप थी। नवाब नौरोज खान ने हथियार उठा लिए और उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट पे भरोसा करके सरेंडर कर दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें धोखा दे दिया। उनके 7 बेटों को फांसी दे दी गई और ये जो घटना थी उससे बलोच सोसाइटी के दिल में एक गहरा जख्म बन गया और आने वाला हर विद्रोह उसी जख्म की चिंगारी भी बना। फिर आता है 1973, जब हालत और बिगड़ गया। पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को डिसमिस कर दिया और 50,000 से ज्यादा फौज भेज दी गई। वहां हेलीकॉप्टर्स और नैपल्म बॉम्ब तक का इस्तेमाल हुआ। ताज ब्रिसेज इसे कहते हैं स्टेट लेड सप्रेशन, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का कहना था लॉ और ऑर्डर ऑपरेशंस। दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है, ये सबको पता है। 1970s में वाली खान जैसे लीडर्स ने पीस टॉक की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें रॉ एजेंट बोलकर जेल भेज दिया गया। 2000 में नवाब अकबर बुगती ने मुशर्रफ सरकार से डायलॉग शुरू किया, लेकिन 2006 में उनकी मिसाइल अटैक में मौत हो गई। और जैसे मार्टिन एक्समैन कहते हैं कि बलोच रेसिस्टेंस इज नॉट टेररिज्म, इट इज अ रिएक्शन टू बिट्रेयल। देखिए बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में सबसे पीछे रह गया। विक्टोरिया स्कॉफिल्ड कहती है कि सुई गैस ने पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स बदल दी, पर बलोच लोग वहां के वहीं रह गए। स्टैट्स कहते हैं 60% नेचुरल गैस बलूचिस्तान से आते हैं, सोचिए जरा। लेकिन वहां के लोग आज भी लकड़ी या सिलेंडर से चूल्हा जलाते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, जमीन के नीचे सोना, लेकिन ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं है। रेको डिक की माइंस में $1 बिलियन का गोल्ड और कॉपर है, लेकिन लोकल लोगों के लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। अब सोचिए कितना ज्यादा उनका शोषण किया जा रहा है। CPEC डेवलपमेंट या डिस्प्लेसमेंट, CPEC के अंडर ग्वादार पोर्ट को डेवलपमेंट का इंजन बताया जा रहा है, लेकिन रियलिटी लोकल फिशरमैन को बेदखल किया गया। चेक पॉइंट्स बढ़ा दी गई, हर नए प्रोजेक्ट के साथ एक मिलिट्री कैंप भी वहां जाता है। और लोकल लोगों का कहना है कि फायदा पंजाब और चाइना को मिल रहा है। पंजाब मतलब जो पाकिस्तान में है, और वहां के लोगों का कहना है कि हमारी जमीन भी छीन ली गई है। बलूचिस्तान की रिसोर्सेज पे कंट्रोल तो है, पर बलोच लोगों का नहीं। ये है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का 2025 वर्जन। अब आप बताओ क्या ये डेवलपमेंट है? वैसे दोस्तों आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर साल सैकड़ों बलोच युवाओं को गायब कर दिया जाता है। और जैसे मार्टिन एक्समैन लिखते हैं कि डिसअपियर करना एक हथियार सा बन गया है डिसेंट को खत्म करने के लिए। जो जिंदा बचे हैं उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है, और जो बोलते हैं वो भी अक्सर गायब हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं
इनफोर्स डिसअपीयरेंस, एक ऐसी कहानी जो टीवी पर दिखाई नहीं जाती, लेकिन हर बलोच परिवार के दिल में ये कहानी बस चुकी है। वहां पे जर्नलिज्म बैंड है, साइलेंस इंपोज्ड है, रिपोर्टर्स को बलूचिस्तान में घुसने नहीं दिया जाता है और सरकार कहती है कि सिक्योरिटी रीजन है। लेकिन विक्टोरिया स्कॉफिल्ड फिर से लिखती हैं कि इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया को बलूचिस्तान से दूर रखा जाता है ताकि असली हकीकत कभी सामने ना आए। रेसिस्टेंस का नया चेहरा देखिए, अब क्या स्थिति है, यूथ और वुमेन जो है अब संघर्ष के नया नेता है। बलोच युवा और महिलाएं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं, लॉन्ग मार्चेस करती हैं और सबके जरिए वो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि हमारे पास बंदूक नहीं है पर सवाल जरूर है और जवाब देना तो किसी भी डेमोक्रेसी का फर्ज होता है ना। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी? आपको कई बार ऐसा दिख जाएगा कि महिलाएं सड़कों पर निकलती है हाथ में अपने भाई, पति या बेटे की फोटो को लेकर और पूछते हैं कि हमें सिर्फ इतना बता दो कि वो जिंदा है भी या नहीं। सोचिए कितना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है, लेकिन जवाब मिलता है खामोशी। जब हम बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं तो वह सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान सब इससे किसी न किसी लेवल पर जुड़े हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट के जरिए बलोच इशू को इंटरनेशनल फोरम पर उठाने की कोशिश भी की है। अफगानिस्तान में बलोच रिफ्यूजीज हैं, ईरान में भी बलोच मूवमेंट चल रहा है जो पूरे रीजन में एक चेन रिएक्शन बनाता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पर पूरी तरीके से साइलेंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएनएचआरसी और एचआरसीपी जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट को दबा दी जाती है या तो पाकिस्तान कहता है कि ये सब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। विक्टोरिया स्कॉफिल्ड कहती है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बलूचिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, इसलिए सिचुएशन और भी बिगड़ती जाती है। बलोच डायस्पोरा अब आवाज पूरी दुनिया में उठाने की कोशिश कर रहा है। आज लंदन, जेनेवा, वॉशिंगटन जैसे जगहों पर बलोच डायस्पोरा एक ग्लोबल स्टेज बन चुका है। बेसिक लिखते हैं कि ये मूवमेंट अब सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है बल्कि एक डिमांड है जस्टिस और आइडेंटिटी की। पर पाकिस्तान क्या सोचता है? मार्टिन एक्समैन लिखते हैं कि पाकिस्तान अटका हुआ है, पैरानॉइड है और डिनायल के बीच है। अब पावर से कंट्रोल करने की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की फेल होती दिख रही है और इससे रेसिस्टेंस को और मदद मिलती है और या यूं कहें कि इसको और गहरा बना दिया है। अब रास्ता क्या है? विक्टोरिया स्कॉफिल्ड का सोल्यूशन क्लियर है कि एक फेडरल सिस्टम हो, रिसोर्स शेयरिंग हो और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यही एक सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है वो दिखता है। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान नए संवैधानिक समझौतों के साथ आगे बढ़ेगा या फिर बलोच मूवमेंट और इंटेंसिफाई होगा? अभी बलोचिस्तान के जो लीडर है उन्होंने साफ कह दिया है, सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया है कि बलोच इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि पाकिस्तान से अलग हो चुका है। अब इतिहास कहता है वैसे कि जहां सम्मान नहीं होता वहां स्थिरता कभी नहीं टिकती है। देखिए, बलोचिस्तान एक जगह का नाम नहीं है, ये एक जीता जागता सवाल है। ये एक मैप का कोना नहीं है बल्कि एक, आप देखेंगे तो एक ह्यूमन क्राइसिस है, एक पेन है जो अब हमारे सामने है और सबसे ये बहस की मांग करती है, सोल्यूशन की मांग करती है। डॉक्टर नसीर दश्ती लिखते हैं कि आप किसी कम्युनिटी को तब तक दबा नहीं सकते हैं जब तक उनकी यादें ना मिटा दें और बलोच की यादें स्टेट के नैरेटिव से ज्यादा मजबूत है।